अब हमने अपने 4 जो पॉइंट थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस के, वो तो कवर कर लिए। तो चलिए शुरू से एक बार सबको रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती हैं और साथ ही साथ उस पर जो पॉपुलेशन की डिपेंडेंस है उसको भी कम करती हैं बाय क्रिएटिंग जॉब्स इन अदर सेक्टर्स सच एज सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। दूसरा पॉइंट था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही हमारी प्री कंडीशन है कंट्री से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, और इसी के ध्यान में रखते हुए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज खोली जाती हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रीजनल डिस्पैरिटीज़ को भी हटाती हैं, जैसे कि एक शहर दूसरे शहर से कम डेवलप्ड है, ये भी सब वो हटाती हैं। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज लाती हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट को तो हमें पैसा मिलेगा ही। चौथा पॉइंट था कि जो कंट्रीज़ अपनी कंट्री में ही पूरे रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं वो ज़्यादा प्रॉस्परस होती हैं या ज़्यादा अमीर होती हैं, रिच मानी जाती हैं, क्योंकि हमने देख ही लिया कि अगर हम डायरेक्ट किसी को रॉ मटेरियल ना देकर डायरेक्ट प्रोडक्ट देंगे तो हमें जाहिर सी बात है ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं तो वो आदमी हमें दोबारा उसका ही कुछ बनाकर दे दे तो उस कंडीशन में प्रॉफिट नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स इंडस्ट्रीज़ की इंपॉर्टेंस के लिए। तो देखो, अब आप समझेंगे, अभी हमने एक लाइन शुरू में नोट पढ़ी थी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। अब कई लोग यहाँ सोचेंगे कि एग्रीकल्चर भी तो बैकबोन था, तो एग्रीकल्चर बैकबोन था हमारी इकोनॉमी का और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बैकबोन है हमारी डेवलपमेंट का। तो पढ़ते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। पहले पॉइंट का मतलब है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, साथ ही साथ चलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लेती हैं, जैसे कि शुगर बनाने की इंडस्ट्री है तो वो रॉ मटेरियल के लेगी शुगर केन है, या कॉटन के कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है तो वो रॉ मटेरियल के लेगी कॉटन प्लांट। तो उन इंडस्ट्रीज़ ने एग्रीकल्चर को बहुत ही राइज दिया है, उन्होंने उस इंडस्ट्री को बूस्ट किया है। एग्रीकल्चर में जो लोग थे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, फार्मर्स को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। और ऐसे ही बाद में ये क्या करती हैं, जो दूसरे टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो उन्हें मशीन बना के दे देती हैं फार्मर्स को कि आप अपना काम इससे आसान कर लीजिए, उसके बदले में उन्हें पैसे तो मिलते ही हैं। तो जैसे कि जो हम मशीनरी देखते हैं, जैसे इरिगेशन पम्प्स हैं या और भी चीज़ें केमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाए जाने वाली फर्टिलाइज़र्स, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रीज फार्मर्स को प्रोवाइड कराती हैं। बदले में फार्मर्स भी उनको अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि फार्मर शुगर केन प्रोवाइड कराते हैं या कॉटन प्लांट के लिए वो सब। तो हमने ये देखा कि इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर मतलब हैंड इन हैंड वर्क कर रही हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों की ग्रोथ एक दूसरे पर निर्भर है थोड़ी सी। अब इसने क्या करा है, इंडस्ट्रीज़ का जो ये बढ़ावा देना है एग्रीकल्चर को, इसने ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है, बल्कि जो गुड्स के प्रोड्यूस होने का प्रोसेस था, कि जैसे कि कहाँ पहले कोई सब्जी हम सिर्फ साल में एक ही बार उगा सकते थे, फिर नहीं उगा सकते हैं, फिर भाई जब दूसरा साल आएगा तभी, लेकिन अब हम क्रॉप रोटेशन की मदद से हर साल कर सकते हैं, या और भी नई टेक्निक्स आई हैं तो उनकी मदद से प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट भी करा है, उसको और तेज़ करा है कि जल्दी काम हो। तो देखिए, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब चलिए ज़रा एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बाहर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए क्या हुआ है, हमारे देश में आज हर कंट्री के प्रोडक्ट बिकते हैं, यानी कि पूरे ग्लोबल का प्रोडक्ट हमारे यहाँ आता है। अब इससे क्या है, हमारे प्रोडक्ट को तगड़ा कंपटीशन मिलता है, जैसे कि आप स्मार्टफोन्स में देखें या किसी भी चीज़ में देख लें, इंडिया की ब्रांड्स वर्सेस और नॉन इंडियन ब्रांड्स, जैसे कि अभी चाइनीज़ ब्रांड्स को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट चला था, तो वो हमारे यहाँ आते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन होने के कारण क्या होता है, आदमी के पास कई सारी चॉइसेस बन जाती हैं। अब वो आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन उसे सबसे सस्ता और अच्छा देगा, वो वही ले। तो इसमें वही लिखा है कि इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन अवर नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। तो हमारे आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन का समय है, उस समय इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि हमने अपने देश के लिए बस प्रोडक्ट बना लिए कि हाँ हमारे देश में तो इससे पूरा हो जाएगा काम और कहीं तो हमें कुछ देना नहीं है। नहीं, ये गलत है। हमें इस सोच को लेकर प्रोडक्ट बनाने हैं कि हम इन्हें बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकें, उस लेवल के प्रोडक्ट बनाने हैं।
क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने देश में ही रहेंगे तो हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरी बात है, आवर गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट। तो वही है कि हमारे गुड्स जो हैं वो और कम्पिटिटिव जो ब्रांड्स हैं उनके गुड्स के बराबर होने चाहिए, जिससे कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर दूसरी कंट्रीज़ में हम बेचने जाएं तो हमारे बिकें। तो अगर हमारे उनके बराबर नहीं होंगे या उससे ख़राब हुए तो कौन खरीदेगा हमारे गुड्स। तो इसलिए ये है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन लिखने को आए व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, तो आप लिख देना कि आज के समय में ग्लोबलाइजेशन होने के कारण हमारी इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज़ को एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होने की ज़रूरत है। सेल्फ सफिशिएंसी काफ़ी नहीं है अकेले ही, वी नीड टू एक्सपोर्ट गुड्स इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, एंड अवर गुड्स मस्ट बी एट par in quality or should be of high quality so that they can contest in international market। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे आगे का चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही पूरा टर्म 2 का सिलेबस अपलोड करता हूँगा।